हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी जो क्लास है सर्वाधार इनिशिएटिव, इसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। हमारे जो करंट अफेयर होते हैं वो पिछले एक वीक के करंट अफेयर होते हैं रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, राइट। सो हमारे यहाँ जो इनको डिस्कस करने का तरीका होता है, जैसा कि आप हमारे पिछले क्लासेस में भी देख चुके हैं, जो भी स्टूडेंट रेगुलर होते हैं क्लास में उनको पता है यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, उसी तरीके से उन्हीं एस्पेक्ट्स को, क्योंकि आपको पता है अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं, राइट, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं, जो कि जब आप प्रीलिम्स को टारगेट करते हो या फिर आप मेंस की भी तैयारी करते हो, आप होलिस्टिकली अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात करो तो बिना पीवाईक्यूज के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको डिस्कस किए बिना, उनका एनालिसिस किए बिना, उनको सॉल्व किए बिना आप तैयारी को एक सही डायरेक्शन में नहीं लेकर के जा सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि सिलेबस अच्छे से देखो और पीवाईक्यूज को डिस्कस करो। ये मान के चलो आपका ना फर्स्ट स्टेप होता है इस तैयारी में। जिन भी स्टूडेंट ने यहाँ पर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की मैं बात करूंगी विशेष तौर पर, क्योंकि हमारी ये जो क्लास है प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्लास है, करंट अफेयर की क्लास है, और इस क्लास में मैं आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर डिस्कस करती हूँ। तो आपने अगर पीवाईक्यूज यहाँ पर सॉल्व किए हैं तो देखा होगा कि जो यूपीएससी का सवाल पूछने का तरीका है, जो नेचर है, किस तरीके से सारे एस्पेक्ट्स को वो कवर करता है, किस तरीके से एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट को इंटर रिलेट करके स्टेटमेंट बनाता है और सवाल पूछता है, राइट। तो वही तरीका हम यहाँ पर अपना रहे हैं ताकि हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी ये जो क्लास है, हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए फ्रूटफुल हो सके। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। और ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले हैं, प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं। इसमें आपको पता है कि आपको मंथली पूरा कंपाइलेशन मिल जाती है करंट अफेयर की, रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट्स के जो भी करंट अफेयर होते हैं उनकी, और आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं। बहुत ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हमारे जो करंट अफेयर होते हैं जो आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं वो ऑथेंटिक सोर्स से डिस्कस किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि द हिंदू। जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको पता है कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, जिस तरीके से आपका डेली रूटीन होता है, जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए खाना खाना और एक हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरीके से अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में लेकर के जाने के लिए और कंप्लीट अप्रोच के लिए जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो कितना आपके लिए बेनिफिशियल होता है, और हर एक दिन का, राइट। जैसे कि आप उसमें एडिटोरियल पढ़ते हो या आप साइंस एंड टेक के करंट अफेयर आप उससे कवर करते हो। आपको पता है थर्सडे वाले दिन आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड यहाँ पर करंट अफेयर मिलते हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड। ठीक है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, डाउन टू अर्थ। पीआईबी आपको पता है गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज न्यूज़ आते हैं तो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है आपका, यहाँ हमने इसको यूज़ किया है। एंड इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआरएस, योजना, कुरुक्षेत्र, ये जो मैगजीन्स हैं इनके द्वारा भी हमने यहाँ से भी अपने करंट अफेयर के जो इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट उनको पिक किया है। ठीक है, हम अब शुरू कर लेते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट मुद्दा है, फर्स्ट इशू है, वो है यहाँ पर ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2024। अभी आपको पता है पिछले वीक की ये बात है, 2024 की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और ये आपकी इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, राइट। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है ये, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है। और अगर आप इसको और स्पेसिफिक जाते हैं तो ये आपका बायोटेक वाले पोर्शन में चला जाता है, राइट। बायोटेक, बायोलॉजी, इस पोर्शन में आपका ये जो करंट अफेयर है ये रिलेट करता है। क्या है न्यूज़? द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 बाय WHO एक्नोलेज्ड इंडियाज प्रोग्रेस इन टैकलिंग ट्यूबरक्लोसिस। पहली बात तो ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? ये पब्लिश की जाती है, पब्लिश्ड बाय WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये WHO। WHO के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, और इसमें क्या पाया गया है भारत के संदर्भ में, क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी को
टैकल करने में भारत काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, भारत काफ़ी तरक्की कर रहा है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO रिलीज इट्स ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है on October 29, 2024, and the report has acknowledged the tremendous progress India has made in closing the gap of missed TB case since 2015. In 23, India was estimated to have had 27 lakhs TB cases, of which 25.1 lakh persons were diagnosed and put on the treatment, right? And this has brought India's treatment coverage to 89% in 2023 from 72% in 15, thereby bridging the gap of missing case. ये दिखाता है कि 2024 की जो वैश्विक स्तर पर ट्यूबरक्लोसिस की रिपोर्ट पब्लिश की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, उसमें भारत ने काफ़ी तरक्की की है कि किस तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिनको ट्यूबरक्लोसिस है, उनको ट्रीटमेंट पर रखा है, बाकी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था उनको एक अलग डिवीज़न किया है। काफ़ी भारत ने तरक्की की है कि किस तरीके से टैकल किया जाए ट्यूबरक्लोसिस के केसेस को, राइट? क्योंकि आपको पता है कि भारत ने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि हमको ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करना है। आपके लिए होमवर्क है, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे बताइए ट्यूबरक्लोसिस को कब तक एलिमिनेट करने का भारत ने टारगेट रखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये चीज़, और मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई भी करूंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपको पता है ये लंग्स से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम होता है। एंड अब हम यहाँ बात करेंगे अबाउट ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के बारे में। ये जो टीबी रिपोर्ट है ये किस तरीके से पब्लिश की जाती है? क्या ये एनुअली पब्लिश की जाती है, वार्षिक तौर पर की जाती है, या 2 वर्ष में एक बार की जाती है? क्या इसकी विशेषता है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट, यानी कि ये वार्षिक तौर पर पब्लिश की जाती है, प्रत्येक वर्ष पब्लिश की जाती है, एंड पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है, वार्षिक एनुअली पब्लिश की जाती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष ये पब्लिश की जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अप टू डेट असेसमेंट ऑफ द टीबी एपिडेमिक एंड of progress in prevention, diagnosis and treatment of the disease at global, regional and country level। देखो 3 स्तर पर ये जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है ना WHO के द्वारा, ये 3 स्तर पर कहाँ? एक तो ग्लोबली यानी कि वैश्विक स्तर पर, राइट? वैश्विक स्तर पर, दूसरा रीजनली यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर, एंड कंट्री यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर भी ये पब्लिश करता है। कि मान लो अगर हम भारत की बात करें तो जैसे हमने देखा कि भारत ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, राइट? कंट्री के लेवल पर रिपोर्ट पब्लिश करता है, ग्लोबली पब्लिश करता है और रीजनली भी पब्लिश करता है। 3 स्तर पर ये करता है और अप टू डेट असेसमेंट देता है कि कितने लोगों का प्रिवेंशन हुआ है, कितनों को डायग्नोसिस किया गया है, कितनों को आइडेंटिफाई किया गया है कि इतने लोगों को अभी ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है। तो ये रिपोर्ट ये दर्शाती है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे हाइलाइट्स ऑफ 2024 रिपोर्ट्स, यानी कि 2024 के जो हाइलाइट्स हैं रिपोर्ट के, उनके बारे में जान लेते हैं। क्या हाइलाइट्स हैं? इट शोज 8.2 मिलियन पीपल वर न्यूली डायग्नोस्ड विद टीबी इन 2023, यानी कि ये दिखाता है 2023 में 8.2 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको डायग्नोस्ड किया गया था, एंड अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस रिकॉर्डेड बाय WHO सिंस इट बिगेन ग्लोबल टीबी मॉनिटरिंग इन 1995। यानी ये जो रिपोर्ट है ना, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है, जो WHO पब्लिश करता है इसको वार्षिक तौर पर, ये 1995 से पब्लिश किया जा रहा है। यानी कि 1995 में ये स्टार्ट हुआ था, अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो अभी ये पब्लिश किया गया, और शुरू कब हुआ था? 1995 में शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना है। प्लस it also makes a significant increase from the 7.5 million new TB cases reported in 2022। 2022 में, यानी इस रिपोर्ट ने मार्क किया था कि 2022 में नए केस और बढ़े, कितने? 7.5 मिलियन। ये इसके कुछ हाइलाइट्स हैं। एंड
although the estimated number of 1.25 million टीबी डेथ्स इन 2023, यानी कि इतने लोगों की टीबी से मृत्यु हुई थी 2023 में। एक तरीके से मान के चलो कि जो रिपोर्ट है ना, पूरा का पूरा डेटा आपको देती है, कितने लोग इस जो बीमारी है इससे ग्रसित हैं, कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, कितने ग्रसित हैं, कितने लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, कितने लोगों का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, कितने लोग क्योर हो चुके हैं, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये ग्लोबली होता है एंड रीजनली होता है, प्लस ये कंट्री के लेवल पर होता है, 3 तरीके से। और ये जो रिपोर्ट है 1995 में शुरू की गई थी एंड एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा। ठीक है। Continues a declining trend from heights of the COVID-19 pandemic, that number still far surpasses the, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3,20,000 कोविड डेथ हुए थे एंड ऑफिशियली रिपोर्टेड टू द WHO लास्ट ईयर। और ये जो है ना, ये WHO ने लास्ट ईयर की जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट पब्लिश की थी उसमें ये जो फैक्ट्स हैं ये डाले थे। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है इसी के अनुसार अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द न्यू टीबी केसेस आर ड्रिवन बाय 5 मेजर रिस्क फैक्टर। ये रिपोर्ट कहती है कि जो नए केस बढ़ रहे हैं उसके 5 रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से अभी क्या होता है कि ये केस बढ़ने में आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वो कौन से फैक्टर हैं? जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन, एक है कुपोषण, यानी कि अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है, कुपोषण एक अलग टर्म हो जाता है। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन का ना मिलना। ठीक है। जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, वाइटामिन्स, आयरन, बाकी जो भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी, वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं, तो उसके ये एक केस होता है। दूसरा है यहाँ पर HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन वाले जो लोग हैं उनको भी ट्यूबरकुलोसिस पाया जा रहा है, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है, राइट। दूसरी चीज़ अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं उनको, स्मोकिंग जो करते हैं उनको, एंड जो डायबिटीज़, राइट। इन 2023 में इंडिया वॉज एस्टिमेटेड टू हैव 27 लाख टीबी केसेस, यानी कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अकॉर्डिंग टू WHO कितना था? 27 लाख टीबी केसेस थे, राइट। 27 लाख थे यहाँ पर टीबी केसेस, which 25.1 lakh person were diagnosed and put on treatment, जिनमें से 25.1 लाख पर्सन ऐसे थे जिनको डायग्नोज किया गया और उनको ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट पर रखा गया, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया था। ये 2023 की रिपोर्ट में पब्लिश किया था, किसने? WHO ने। क्योंकि ये चीज़ हमने शुरू में ही देखी कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे 1995 से WHO पब्लिश करता आ रहा है और अभी हम यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2024 में। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस बार बार देख रहे हैं कि इतने लोग इससे पीड़ित हैं, इनको डायग्नोसिस किया गया है, इतने लोगों का अलग रखा गया है, इनकी डेथ हुई। तो बट ये है क्या? ये जो बीमारी है ये किस प्रकार की बीमारी है? क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? क्या ये वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है प्रीलिम्स में कि एक डायरेक्ट पूछ लेता है स्टेटमेंट कि कॉज्ड बाय वायरस और बैक्टीरिया और फंगस, राइट। इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो क्या है ट्यूबरकुलोसिस? टीबी इट इज़ एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिसीज है, आपको पता है ये एक संक्रमण है, संक्रामक रोग है। कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी कि ये जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, ये एक संक्रामक बीमारी है और ये किससे होता है? ये जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है। मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स द लंग, और मोस्टली ये किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है, फेफड़े को अफेक्ट करता है जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, राइट। दूसरी चीज, इट स्प्रेड्स थ्रू द एयर व्हेन पीपल विद टीबी कफ, स्नीज और स्पिट, यानी कि जो टीबी फैलता है ना वो हवा के द्वारा फैलता है। जो बैक्टीरिया होता है वो एयरबोर्न बैक्टीरिया होता है। जैसे अगर कोई पेशेंट है, कोई व्यक्ति है जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, जिसको टीबी है, अगर वो खांसता है, राइट,
अगर वो उसको स्नीजिंग होती है, वो छींकता है या फिर वो थूकता है कहीं पर, तो उसके द्वारा संक्रमण फैलता है दूसरे लोगों को। इसीलिए जिस भी पर्सन को ये होता है तो ये एक फर्स्ट प्रिकॉशन होता है कि आपको उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। जहाँ पर वो सांस लेते हैं आपको उनके क्लोजली ब्रीथ नहीं करना है, सांस नहीं लेना है, ठीक है। एंड ट्यूबरक्लोसिस इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल। ये प्रिवेंटेबल होता है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत भेदभाव कर रहे हैं, है ना, कि भाई नहीं। अगर सही से ट्रीटमेंट हो जाए, टाइम से ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, तो ये जो पेशेंट होते हैं जिनको टीबी हुआ होता है, वो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है और उनको क्योर भी किया जा सकता है। About a quarter of the global population is estimated to have been infected with TB बैक्टीरिया। माना किया जाता है कि वैश्विक स्तर पर जितनी जनसंख्या है उसके 1/4 पॉपुलेशन ऐसी है जो टीबी से ग्रसित है, राइट। और ये भी कौन कहता है, ये भी WHO कहता है कि पूरे विश्व की पॉपुलेशन का 1/4 पॉपुलेशन ऐसी है जो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित है। चलिए अब इसी से रिलेटेड हमारा एक सवाल है, उसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? Consider the following statements about global TB report। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के बारे में 2 स्टेटमेंट हमारे पास हैं। करना क्या है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, हमें वो देखना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की गई ये रिपोर्ट है, बिल्कुल सही बात है। एंड वार्षिक तौर पर ये पब्लिश की जाती है, हमने देखा अभी पीछे। दूसरी बात, 1995 से क्या हुआ था, ये शुरू की गई थी, स्टार्टेड, राइट। आगे देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड अप टू डेट असेसमेंट ऑफ द टीबी epidemic and of progress in prevention, diagnosis, treatment of the disease at global, regional and country level। यानी कि WHO जो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, इस रिपोर्ट के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ये तैयार करती है जो कि अप टू डेट असेसमेंट देती है। किसका असेसमेंट देती है? वैश्विक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और किसी राष्ट्र के स्तर पर कितने लोगों को, कितनी जनसंख्या को ट्यूबरक्लोसिस है, कितने क्योर हुए हैं, कितने न्यू केस आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको डायग्नोसिस पर रखा गया है। इस तरीके से ये अपनी रिपोर्ट्स तैयार करती है, ठीक है। सो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि बोथ, सी आंसर होगा हमारे यहाँ पर। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल जो हमारा इश्यू है ये बहुत अभी चर्चा में था। क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। साइंस एंड टेक का ये सवाल है। अगेन आप इसमें स्पेसिफिकली जाएंगे तो ये भी कहाँ आएगा, ये बायो में भी आ जाएगा और केमिस्ट्री में भी आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। PIB की न्यूज है ये PIB में पब्लिश हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको पब्लिश किया था। क्या है ये? मैजिक रेसिपी टू क्रिएट अ हाइड्रोजेल फ्रॉम वायरल प्रोटीन एंड फ्रेगमेंट्स कैन इम्प्रूव ड्रग डिलीवरी। ये पब्लिश हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट। यानी कि अ न्यू वे डिस्कवर टू अ हाइड्रोजेल, हाइड्रोजेल बनाने का एक नया तरीका, एक नई रेसिपी इजाद हुई है, राइट। एंड इसमें क्या होगा? टाइनी प्रोटीन फ्रेगमेंट्स को यूज किया जाएगा ऑफ जस्ट 5 अमीनो एसिड्स फ्रॉम द SARS-CoV-1 virus could help improve targeted drug delivery and the reduce side effects। जैसे कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है और जो ड्रग डिलीवरी है, यानी कि जो दवाओं की डिलीवरी है, उसको भी यहाँ पर इन्हेंस किया जा सकता है, ठीक है। क्या है ये, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से दिखता है जो हाइड्रोजेल होता है, राइट। जो हाइड्रोजेल है वो इस तरीके से दिखता है। क्या है हाइड्रोजेल? इट इज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ये ध्यान रखना है। अब इसकी जगह 3 की जगह मान लो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाएगी 2 डायमेंशनल नेटवर्क है, तो गलत हो जाता है, आपको पता है। इसी तरीके का UPSC गेम करती है, ठीक है। सो 3 डायमेंशनल नेटवर्क है एंड कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स सिंथेसाइज्ड क्रॉस लिंकिंग वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स। यानी इसमें जिन पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, राइट। दूसरी चीज, हाइड्रोजेल कैन रिटेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। पानी की लार्ज क्वांटिटी को ये क्या कर सकती है? रिटेन कर सकती है, धारण कर सकती है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर सकती है विद इन देयर नेटवर्क
विदाउट डिस्टर्बिंग देयर ओरिजिनल स्ट्रक्चर। और ये भी नहीं है कि उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी इसका नहीं बिगड़ेगा इससे। एंड दिस इम्पार्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये दिखाता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज टू द हाइड्रोजेल स्ट्रक्चर। इट इज़ ए स्मार्ट मटेरियल दैट कैन चेंज, यानी कि बहुत ही स्मार्ट मटेरियल है, दैट कैन चेंज इट्स स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्स टू इट्स एनवायरमेंट सच एज द लोकल टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट और द वाटर कनेक्शन कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि ये क्या करेगा, बहुत स्मार्ट मटेरियल है, ये चेंज कर सकता है और ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है उसके स्ट्रक्चर को, किसको, तापमान चेंज कर सकता है, वाटर कंसंट्रेशन, इन सारी चीज़ों को भी ये क्या कर सकता है, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी हमने ये देखा था कि जो हाइड्रोजेल है ये किसके द्वारा, यानी कि 5 प्रोटीन्स को लिया जाता है, किससे, सार्स 5 कोविड राइट 1। क्या है ये, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये जो सार्स है ये एक सीवियर टाइप का, बहुत ही गंभीर टाइप का एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यही इसकी फुल फॉर्म है सार्स की, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रोम। ये जो वायरल रेस्पिरेटरी डिसीज, और ये जो सार्स है ना, ये एक विषाणु जनित वायरस, विषाणु जनित रोग है। ठीक है, और कैसा, रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन से संबंधित रोग है, वायरस से ये होता है, फैलता है, कॉज्ड बाय द वायरस सार्स कोवी 1। ये देखो, ये वायरस है, इसके द्वारा ये फैलता है रेस्पिरेटरी, और ये कैसा है, एक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। आगे देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ एन एयरबॉर्न वायरस, यानी कि ये भी हवा में फैलता है, हवा के द्वारा आप सांस लेते हो, आप छींकते हो, उसी के द्वारा ये भी फैलता है। कैन स्प्रेड थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द स्लाइवा इन द सिमिलर वे टू कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। जैसे कि सर्दी जुकाम हो जाता है, बहुत कॉमन है। आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है तो मोस्टली लोगों को क्या हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है। और अगर मान लो आप पास में उठते बैठते हो, आपको भी हो जाएगा। वो क्यों होता है, क्योंकि ये जब आप किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है और जब वो खांसता है, छींकता है या कहीं भी थूकता है, तो उसमें जो वायरस होता है वो हवा में फैलता है, वो आपको इन्फेक्ट करता है, राइट। तो इसी तरीके से ये भी है कि लार के द्वारा फैलता है, स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हवा में तैरते हैं उनके द्वारा आपको फैलता है। तो बेसिकली ये एयरबॉर्न वायरस से फैलने वाला रेस्पिरेटरी डिसीज है, जिसको बोला गया है सार्स, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, और ये वायरस इसके लिए जिम्मेदार होता है। आगे देख लेते हैं। इट कैन ऑल्सो बी स्प्रेड इनडायरेक्टली, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भी फैल सकता है और इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से भी ये फैल सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से फैल सकता है मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी ये फैल सकता है वाया सरफेस दैट हैव बीन टच्ड बाय समवन हु इज इन्फेक्टेड विद द वायरस। यानी कि एक तो डायरेक्टली फैल सकता है कि आप एक जोन में हो, कोई एक व्यक्ति है जो खांस रहा है, छींक रहा है, थूक रहा है, वहीं पर आप हो और आप सांस ले रहे हो, आप इन्फेक्ट हो सकते हो, राइट, इन्फेक्टेड हो सकते हो उससे। और एक दूसरा है कि कोई एक चीज़ है, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि जब ये वायरस जो होता है बेसिकली मोस्टली एयरबॉर्न होता है, और उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखा जाता है, साफ सफाई रखी जाती है, मास्क का यूज़ किया जाता है। इसीलिए कोविड के दौरान क्या हो रहा था, मास्क का यूज़ हो रहा था। और उसमें भी क्या हो रहा, जो कोविड इन्फेक्टेड व्यक्ति होता था, अगर वो किसी चीज़ को टच कर रहा था तो दूसरा व्यक्ति उसको टच नहीं कर रहा था। यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ये फैल सकता है। अगर कोई इन्फेक्शियस पर्सन है, उसने किसी चीज़ को टच किया है, तो आपको उससे दूर रहना है, राइट। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। सिम्टम्स ऑफ सार्स, ये जो सार्स है यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। परसिस्टेंस हाई फीवर, यानी कि कंटिन्यू आपको बुखार रहता है और बहुत ज़्यादा बुखार रहता है। एंड चिल्स, ठंड बहुत लगती है। हेडेक होता है, सिर में दर्द बहुत होता है। बॉडी एक होता है, यानी बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, उपचार क्या है इसका, वो देख लेते हैं। सो देयर इज अ नो एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली फॉर सार्स। अभी तक इस बीमारी के लिए कोई भी एस्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट नहीं है कि भाई ये ट्रीटमेंट आप ले लो तो आप सही हो सकते हो, ऐसा नहीं है अभी तक, राइट।
अभी हमने पीछे देखा था कि ये 3 डायमेंशन पॉलीमर होता है, और ये जो पॉलीमर होते हैं ये क्या कर सकते हैं, पानी को भी बहुत ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग स्ट्रक्चर। सो ये पॉलीमर होते क्या हैं, इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या है पॉलीमर। इट इज़ any of class of natural or synthetic substance composed of very large molecule called micromolecules। इनको micromolecules बोला जाता है, which are multiples of simpler chemical unit called monomers, right। इनको कहा जाता है polymers, यानी कि simpler, और ये unit होती है monomers की। सो जब मिलते हैं बहुत सारे तो इनको polymers कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर, इसी से हाइड्रोजेल से रिलेटेड एक और सवाल है, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव एज आर करेक्ट। इसमें भी क्या देखना है, सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है। सो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। इट इज अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स सिंथेसाइज्ड बाय क्रॉस लिंकिंग वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या है, hydrogels can retain a large quantity of water within their network without disturbing their original structure। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा यहाँ पर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही स्टेटमेंट हैं, राइट। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इशू है, आज का अगला मुद्दा है, वो है एग्रोवोल्टिक फार्मिंग। आपको पता है अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, 2-3 दिन पहले एग्रोवोल्टिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा डिस्कशन में था, बहुत चर्चा में था। देखते हैं इसको क्या है ये। एग्रोवोल्टिक फार्मिंग फोकस्ड ऑन सिमल्टेनियस यूज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सोलर एनर्जी। यानी कि जो एग्रोवोल्टिक फार्मिंग है ये फोकस करता है किस पर, साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने पर और खेती करने पर, फसल बोने पर, दोनों पर एक साथ ये फोकस करता है एग्रोवोल्टिक फार्मिंग। इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है, कृषि और सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। अभी हुआ क्या है कि 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अभी 7वीं बैठक हुई है, 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस की कॉन्फ्रेंस हुई है, और इस कहाँ पर, दिल्ली में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ, हरियाणा, मतलब भारत में है। इसी से रिलेटेड है ये, क्या है आगे देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, चर्चा में क्यों था। सो 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्यूमुलेटेड इन न्यू दिल्ली, राइट। सो ये कल्मिनेट हुई है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। 7वीं बैठक हुई है ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, अभी हमने बताया आपको, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, गुरुग्राम। गुरुग्राम मतलब हरियाणा, राइट। एंड आगे देख लेते हैं। सो ड्यूरिंग साइट विजिट, इस ये जो बैठक हुई ना, इसी दौरान क्या हुआ, जो फॉरेन डेलीगेट्स आए थे उन्होंने सबने मिलकर के एक साइट पर विजिट किया, जहां पर प्रैक्टिकली एग्रोवोल्टिक फार्मिंग को देखा जा रहा था कि किस तरीके से कामगार हो सकती है, नहीं हो सकती। तो वहां पर एक फॉरेन डेलीगेट्स गए एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रोवोल्टिक सिस्टम वॉज शो केस टू द डेलीगेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज। यानी अलग अलग देशों से लोग आए थे जो ISA के मेंबर्स हैं, राइट, जो पार्टीज हैं इसमें। और वो जाकर के उन्होंने देखा कि ये जो हम बात कर रहे हैं एग्रोवोल्टिक फार्मिंग की, ये कितना कारगर हो सकता है, कितना कारगर नहीं हो सकता है, इसलिए ये चर्चा में था। आगे देखते हैं क्या है एग्रोवोल्टिक फार्मिंग। सो इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ सोलर पैनल्स। जैसे कि सोलर पैनल लगाए जाते हैं, तो अब मान लो सोलर पैनल जब लगाया जाता है तो सोलर पैनल के नीचे की जो जमीन होती है वो तो खाली होती है, तो वो तो वेस्ट हो गई। अब उसको भी यूज करना है, उसमें फसल बोनी है। नहीं तो ऐसे सोलर पैनल बिल्कुल जमीन पे तो रखा नहीं जाता है, हमेशा थोड़ा ऊपर रखा जाता है, इस एंगल में रखा जाता है, राइट, ताकि जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली उस पैनल पर पड़े। तो उसके नीचे की जो जमीन होती है उसका क्या यूज है, उसको भी यूज करना है ना। सो उसी में क्या करना है, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ सोलर पैनल, सोलर पैनल के नीचे की जो जमीन है वहां पर फसल बोना है, इससे रिलेटेड यहाँ चर्चा हुई है। एंड द पैनल आर पोजिशंड 2 to 3 मीटर ऑफ द ग्राउंड
आपको भी पता है ये चीज़ कि पैनल को हमेशा इस तरीके से रखा जाता है। मान लो पैनल को जब रखा जाएगा तो ऐसे रखा जाता है, 2 से 3 मीटर ऊपर रखा जाएगा ज़मीन से, एंड सेट इन अ एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री का एंगल बनाया जाएगा, यानी कि ज़मीन से 2 से 3 मीटर ऊपर, और ऊपर में क्या होगा 30 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। 30 डिग्री के एंगल पर उस सोलर पैनल को पोजिशन किया जाएगा, एंड प्रोवाइडिंग शेड एंड ऑफरिंग क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर। और जो फसल उसके नीचे बो जाएगी उसको एक शेड प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जो एक्सट्रीम वेदर होता है उससे भी प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में था। ये है एग्रोवोल्टिक फार्मिंग। दूसरी चीज़, this farming primarily focused on the simultaneous use of land for both agriculture and solar energy generation। यानी कि जो एग्रोवोल्टिक फार्मिंग है ये एक ही साथ फसल उत्पादन पर भी ध्यान देगा और सौर ऊर्जा उत्पादन पर भी ध्यान देगा। एक तरफ फसल बोई जा रही है, जो सोलर पैनल लग रहे हैं 2 से 3 मीटर ज़मीन से ऊपर 30 डिग्री के कोण पर रखे जाएंगे, ताकि सनलाइट वहाँ डायरेक्टली पड़े और नीचे फसल को भी शेड मिल सके, छाया मिल सके। नीचे जो फसल होगी उसको क्या होगा, ये सोलर पैनल प्रोटेक्शन देगा। दूसरी बात, एक तरफ फसल उगेगी, दूसरी तरफ सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, सोलर एनर्जी का भी उत्पादन होगा, तो इससे डबल बेनिफिट होंगे, राइट। एंड it's also sometimes referred to as agri-solar, dual use solar। इस तरीके से इसको ना अन्य नामों से भी जाना गया है, जैसे एग्री सोलर बोला गया है, ड्यूल यूज सोलर बोला गया है, यानी कि जो सोलर पैनल हैं उनका या फिर सोलर का डबल प्रयोग। कौन सा डबल प्रयोग? कोई भी फसल ऐसी है जो सूर्य की बिना एनर्जी के काम कर सके या उग सके, बड़ी हो सके, तो लाइट भी मिलेगी जितना ज़रूरत होगी, और उसी से क्या होगा, एक तरफ बिजली भी पैदा हो रही है, दूसरी तरफ फसल भी पैदा हो रही है। तो जो सूर्य के दोहरे प्रयोग यहाँ पर इसमें होंगे। एंड लो इम्पैक्ट सोलर, और ऐसा नहीं है कि कभी अगर धूप की आवश्यकता नहीं है फसल को तो फिर धूप मिल रही है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, सोलर पैनल लगा हुआ है। ठीक है, एंड आगे देखते हैं, सोलर पैनल हैव टू समटाइम्स बी एलिवेटेड और सस्पेंडेड टू अलाउ प्लांट्स टू ग्रो बीनीथ देम। और देखो यहाँ पर ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे ना, कई बार उनको एलिवेटेड भी किया जा सकता है, उनको और भी ऊपर किया जा सकता है अगर आवश्यकता होगी तो, या फिर उनको वहाँ से हटाया भी जा सकता है। मान लो अगर ज़रूरत है कि अभी फसल के लिए आवश्यकता है खुले में रहने की, तो सोलर पैनल को हटाया भी जा सकता है। सो इसके डबल यूज होंगे लैंड के, जैसे कि फसल भी उगेगी, सोलर पैनल भी लगेंगे, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फसल प्रोड्यूस होगी वहाँ पर, है ना, फसल का भी उत्पादन होगा। ये है एग्रोवोल्टिक फार्मिंग। आगे क्या है, अनदर ऑप्शन इज पुटिंग दैम ऑन द रूफ ऑफ ग्रीन हाउस, राइट। ग्रीन हाउसेस के छत पर भी इनको रखा जा सकता है, एंड दिस अलाउ टू इनफ लाइट एंड रेन वाटर टू रीच द क्रॉप सच एज द प्रोवाइडिंग एक्सेस फॉर फार्म मशीनरी, एंड इट यूजेस पोल्स और द फार्मर्स frames to mount solar panels on the ground, leaving space for crops grow under the around them, right। दूसरी बात, some solar panels can also rotate। कुछ ऐसे भी सोलर पैनल होंगे जो रोटेट हो सकते हैं फ्रॉम अ कैनोपी टू एडजस्ट। उनकी जो कैनोपी बनेगी, उनकी जो छाव बनेगी, उसको एडजस्ट करने के लिए, एंड अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड शेड ऑन द क्रॉप, कि फसल को कितने अमाउंट में सनलाइट की आवश्यकता है, कितने अमाउंट में फसल को शेड की आवश्यकता है। तो जो सोलर पैनल होंगे वो रोटेट भी हो सकते हैं, ऐसे भी सोलर पैनल का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके लाभ क्या होंगे? जो एग्रोवोल्टिक फार्मिंग, हमने ये तो देख लिया कि जो एग्रोवोल्टिक फार्मिंग है उसकी क्या क्या विशेषता हैं, क्या क्या आता है, अब इसके लाभ क्या है। जैसे हमने देखा लैंड का दोहरा यूज होगा, यानी कि ड्यूल बेनिफिट्स होंगे। सौर के भी 2 बेनिफिट होंगे। आगे देखते हैं, इंक्रीज लैंड यूज एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है, हम पीछे देख चुके हैं। एज इट्स लेट सोलर फार्म एंड एग्रीकल्चर शेयर ग्राउंड रेदर देन मेकिंग देम compete against one another, and certain crop appear to thrive them grow in such environments according to a number of recent studies। यानी कि बहुत सारी फसल ऐसी होती हैं उनको सिर्फ उतनी स्पेस की ज़रूरत होती है, उतनी छाया की, उतनी सनलाइट की, तो उसके नीचे आराम से वो ग्रो हो सकते हैं। ड्यूल बेनिफिट्स यहाँ पर लैंड के हो जाएंगे। एंड द शेड फ्रॉम द पैनल प्रोटेक्ट वेजिटेबल्स फ्रॉम हीट, स्ट्रेस एंड वाटर लॉस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, वाटर लॉस कैसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर कैनोपी बनेगी, राइट। जब कैनोपी बनेगी तो जो एवेपोरेशन होता है, जो वाष्पीकरण होता है, वो भी कम होगा, है ना,
वाष्पीकरण यहाँ पर कम होगा, राइट। वाष्पीकरण कम होगा तो क्या होगा, पानी की बचत होगी। आगे देखेंगे सोलर फार्म के बारे में कि सोलर फार्म क्या है। A solar farm is a renewable energy source that does not emit carbon dioxide, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से emit नहीं होता है, and thanks to its environmentally friendly production process। और ये जो है सोलर फार्म एक environmental friendly, eco friendly process है। क्लियर। एग्रीवोल्टिक से रिलेटेड हमारे पास एक सवाल है, क्या है सवाल देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रोवोल्टिक फार्मिंग। इसके लिए दो स्टेटमेंट हैं और करना क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही है, हमें ये देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप अंडरनीथ सोलर पैनल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हम यही पढ़ रहे हैं शुरू से। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द पैनल्स आर पोजिशन्ड 2 to 3 मीटर ऑफ ग्राउंड्स एंड सिट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बिल्कुल 30 डिग्री के एंगल पर ये पोजिशन किया जाएगा जो सोलर पैनल होगा। एंड प्रोवाइडिंग शेड एंड ऑफरिंग क्रॉप प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेदर। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर कौन सा होगा, सी। आंसर होगा हमारा सी, राइट। आगे देख लेते हैं एल्यूलोज। जो नेक्स्ट हमारा इशू है वो है एल्यूलोज। क्या है एल्यूलोज, देखने में लग रहा है जैसे कि चीनी जैसी कोई चीज़ है, शुगर जैसी कोई चीज़ है, राइट। इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज है, क्या संदर्भ है इसका, कॉन्टेक्स्ट क्या है जो ये चर्चा में था। सो रिसेंटली हुआ क्या है, साउथ कोरिया हैज़ बिकम अ टॉप टेस्टिंग ग्राउंड फॉर द स्वीटनर एल्यूलोज। इससे क्या समझ में आया कि जो एल्यूलोज है ये एक प्रकार का स्वीटनर है ना। अब देखो ये आपका जाएगा फूड केमिस्ट्री में, राइट। कहाँ जाएगा ये, फूड केमिस्ट्री में। आपको पता है जैसे स्वीटनर के बारे में बात होती है, फूड कलर्स के बारे में बात होती है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। आई थिंक 2022 में एक सवाल आया फूड कलर से रिलेटेड, राइट। सो इस तरीके के सवाल भी आपके यूपीएससी में बनते हैं। 2022 में यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया है, किससे रिलेटेड, फूड कलर से रिलेटेड, राइट। सो ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं इस तरीके से। आगे देखते हैं हम क्या है एल्यूलोज। एल्यूलोज के बारे में जान लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डी एल्यूलोज भी इसको बोला जाता है, एल्यूलोज को डी एल्यूलोज भी बोला जाता है, एंड डी पेस्कोज। एंड इट इज अ नेचुरली प्रेजेंट इन ओनली सर्टेन फूड्स लाइक व्हीट एंड द रेजिन्स, जैसे कि किशमिश होती है, गेहूं होता है, फिट्स, राइट, एंड मोलेसिस। कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनमें ये प्राकृतिक रूप से जो मिठास होती है ना उसको एल्यूलोज बोला जाता है, या इसको कई बार डी एल्यूलोज भी बोला जाता है। एंड इट इज अ कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बीट शुगर। और कई बार क्या होता है, ये चुकंदर से भी कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है। और कॉर्न यूजिंग स्पेसिफिक एंजाइम्स, कुछ विशेष एंजाइम डाल करके चुकंदर से मिठास निकाली जाती है, जो कॉर्न होते हैं उनसे निकाली जाती है ना। एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल as a sugar substitute and can be used in recipes for people who want to cut back or cut out sugar including people with diabetes। और कई बार जब बोलते हैं ना कि ये शुगर फ्री है, मतलब इसमें शुगर नहीं है, तो नेचुरल स्वीटनर जैसे कि बीट रूट से निकाला जाता है, राइट, एंड किशमिश से निकाला जाता है, कॉर्न से निकाला जाता है, कुछ एंजाइम्स का प्रयोग करके इनसे स्वीटनेस को निकाला जाता है, स्वीटनर को बनाया जाता है। और जब आप कोई चीज़ ऐसी खाते हो जिसको बोला जाता है कि ये डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए अच्छा है और ये शुगर फ्री है, तो आप देखेंगे मीठा तो वो भी लगता है। तो ये वाली चीज़ों को वहाँ पर क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है एल्यूलोज को, ठीक है। तो एल्यूलोज एक तरीके से प्राकृतिक नेचुरल स्वीटनर है, ये प्राकृतिक मीठा है ये, राइट। एंड manufacturers and researchers says it is 70% as sweet as sugar and almost calorie free। ये कैलोरी फ्री होता है, 70% मीठा होता है, जैसे बाकी मीठे होते हैं वैसा ही। इसके क्या कोई साइड इफेक्ट भी हैं, ये देख लेते हैं। सो हाई डोज में कॉज साइड इफेक्ट्स लाइक नोजिया। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो इसको तो आपको नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, एंड अदर गैस्ट्रेशनल सिम्टम्स हो सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे ये जो एल्यूलोज है ये खाने योग्य है या नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं उनको परमिशन मिलती है कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है। सो इट इज़ अप्रूव्ड बाय यूएस फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA, विच इज़ कंसिडर्ड इट इज़ जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ। यानी कि समझा ये जाता है कि ये जो एल्यूलोज है
जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से निकाला गया जो नेचुरल स्वीटनर है, ये उनमें कुछ विशेष एंजाइम्स को मिला करके ऐड करके निकाला जाता है, बनाया जाता है। और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि ये खाने योग्य है, आप खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में। अगर आपने उससे ज़्यादा डोज लिया, हैवी डोज लिया, तो आपको नोजिया हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, कुछ आपको प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं। एंड इट्स ऑल्सो अप्रूव्ड इन सम अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान। ये भारत को छोड़कर जापान में भी अप्रूव्ड है, वहाँ पर भी यूज हो सकता है। मैक्सिको, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया की ही बात कर रहे थे, जो एलिलोज अभी चर्चा में है साउथ कोरिया की वजह से ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर टॉप कंट्रीज में आ गया है कि सबसे ज़्यादा साउथ कोरिया में इसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे मोलासे क्या होता है। सो इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। शुगर का जो उत्पादन होता है उसका ये बाय प्रोडक्ट है जो मोलासे है। एंड इट इज अ डेंस विस्कोसियस लिक्विड ऑफ डार्क ब्राउन टिंट रिच इन शुगर एंड कंटेनिंग अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर, राइट। इसको बहुत लोकल भाषा में इसको रबा बोलते हैं, रबा, ठीक है, वो होता है ये। अगर आप में से कोई जानता है कि रबा या रब्बी क्या होता है तो मुझे बताइएगा। ये मोलास होता है। चलो आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड हमारा एक सवाल है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलुलोज। 3 स्टेटमेंट हैं हमारे पास। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसकी बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डी एलिलोज एंड डी पिस्कोज एंड इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन ओनली सर्टेन फूड लाइक व्हीट, रेजिन्स, फिश एंड द मोलास। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, it is also commercially produced from beet sugar or the corn using specific enzymes। बिल्कुल सही बात है, शुरू से हम यही देख रहे हैं इसके बारे में। तीसरा जो कथन है हमारा वो है it's also available as sugar substitute and can be used in recipe for people who want to cut back or cut out sugar इंक्लूडिंग पीपल्स विद डायबिटीज़, राइट। जो डायबिटिक होते हैं वो भी इसको ले सकते हैं और शुगर कट आउट कर देते हैं अपना। आपने देखा भी होगा, इन चीज़ें बहुत कॉमन हो गया आजकल। तो जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो भी बोल रहा है कि शुगर नहीं खाना चाहिए, स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। बट जब आप कोई शुगर फ्री प्रोडक्ट खाते हो तो आप देखते हो वो मीठा होता है। मीठा कहाँ से हो गया, यहाँ से मीठा होता है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो आंसर होगा हमारा ए। आंसर है ए। हमारा जो नेक्स्ट इशू है वो है व्हाट इज द एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है। प्रीलिम्स में डिफेंस एंड सिक्योरिटी का ये सवाल है। हमारे 3 से 4 सवाल यहाँ से आते हैं। मिसाइल से आएगा, स्पेस से आएगा, एयर डिफेंस से आएगा, राइट। इंडियन एक्सप्रेस की आपकी ये न्यूज़ है, देखते हैं आगे इसको चर्चा में क्यों है। इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ बिगन कोऑर्डिनेटेड जॉइंट प्रिपरेशन विद द जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री of defense for initial deployment of Israel's Arrow 3 missile interception system और जर्मन सॉइल इन 2025। यानी कि जो हम मिसाइल के बारे में पढ़ रहे थे एयर 3, ये किसकी है, ये इजराइल का मिसाइल सिस्टम है, राइट। क्या है एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इट इज एक्सो एटमॉस्फेरिक है, ये पहली बात। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है फॉर लॉन्ग रेंज की मिसाइल है ट्रीट एंगेजमेंट के लिए। एंड एरो 3 इंटरसेप्टर इज अ पार्ट ऑफ सीरीज द एरो वेपन सिस्टम, राइट। यानी कि एरो वेपन सिस्टम का ये एक भाग है। एंड द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल ऑपरेशनल एंड द स्टैंड अलोन एंटी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको ATBM मिसाइल सिस्टम है ये, राइट। एंड इट वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड मिसाइल डिफेंस एजेंसी इन यूएस और इजराइल ने मिलकर के इसको डेवलप किया था सिस्टम को। इनिशियली डिप्लॉयड इन 2017। शुरू में क्या हुआ, 2017 में इसको डिप्लॉयड किया गया एयर 3 मिसाइल को। एंड इज द टॉप लेयर ऑफ इजराइल सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क विच ऑल्सो इंक्लूड द एरो 2 and the David slings and the Iron Dome active defense system, right। इसके फीचर्स क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो जान लेते हैं। सो इट यूजेस 2 स्टेज solid fueled interceptors to engage short and medium range ballistic missile consist of launcher, radar and the battle management system, ठीक है। एंड हाइपरसोनिक मिसाइल है ये, पहली बात। दूसरी चीज
ट्रेवल्स 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड। जो साउंड की स्पीड होती है ना, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा इसकी स्पीड है जो एरो 3 मिसाइल है। दूसरी बात, इट प्रोवाइड्स रेंज ऑफ 2400 किलोमीटर एंड कैन इंटरसेप्ट थ्रेट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को टारगेट कर सकती है। 2400 किलोमीटर इसकी लगभग रेंज तक कर सकती है। साउंड की, ध्वनि की जो गति होती है उससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड है इसकी एरो 3 की, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारा एक सवाल है, क्या है देख लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एरो 3 डिफेंस सिस्टम। क्या है, 2 स्टेटमेंट हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनमें से सही है। फर्स्ट क्या है, इट इज एन एक्सो एटमोस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फॉर लॉन्ग रेंज थ्रेट एंगेजमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, इट वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड मिसाइल डिफेंस एजेंसी इन द यूएस। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर ये सही हैं। कौन सा स्टेटमेंट होगा हमारा सही, यानी कि आंसर होगा हमारा सी, राइट। आंसर है हमारा सी। सो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से कंटिन्यूस क्लास को करिए, राइट। और पीडीएफ आपको मिल जाती है। पिछली जो पीडीएफ आपको अभी तक मिली है या नहीं मिली है मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन था, वो ज़रूर आप करना। जो भी स्टूडेंट ये क्लास देखेंगे ज़रूर वो करना बाद में कमेंट सेक्शन में। एंड कंटिन्यूस अगर आप ये क्लास करोगे तो जब आपका 25 का प्रीलिम्स होगा ना, आप देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखो, यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो ना, तो टाइम तो वेस्ट मत करना, अप्रोच अपनी सही रखना। क्योंकि कोई मजाक बात नहीं होती है कि आप एक बार टाइम वेस्ट कर दो फिर 2-3 साल बाद आपको पता चले कि हमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो कोशिश करो शुरू से ही अपनी जो अप्रोच है, अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको सही रखो और उसी डायरेक्शन में रखो जिस डायरेक्शन में यूपीएससी सवाल पूछती है, प्रीलिम्स मेंस दोनों, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।